हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट कनिष्ठ सहायक और स्टेनो भर्ती परीक्षा जो कि 23 अगस्त को आयोजित होने वाली है, उसके लिए सामान्य हिंदी का जो वीडियो बैच हमारा चल रहा है उसमें हम देखने वाले आज 4th क्लास, यानी इसमें हम जो हमारा टॉपिक देख रहे थे हिंदी भाषा का विकास, उसका तीसरा भाग हम देखने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद है 2 प्रीवियस वीडियो जो डेमो के माध्यम से हमने यूट्यूब पे अपलोड की थी वो आप लोगों ने देख ली होंगी। वो 2 क्लास देखने के बाद ही आपने ये क्लास देखनी है, तभी आपको बहुत आसानी से सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। आप लोग को ध्यान होगा आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग 14 मार्क्स की हमारी आने वाली है सामान्य हिंदी। तो इस बैच से आप जुड़ते हैं तो आप बहुत बेहतरीन स्कोर इसमें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा बैच है आप देख सकते हैं, कंप्लीट इसका मैंने शेड्यूल भी यहाँ पर शेयर किया हुआ है। यानी बैच हमारा 22 जून से स्टार्ट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। 22 जून जिस दिन से ये फॉर्म ओपन भी हुए हैं, 22 जून से स्टार्ट हो गए। डेली का आप रूटीन देख सकते हैं किस दिन आपकी कौन सी क्लास आएगी। और 31 जुलाई और 2026 को आपकी आखिरी क्लास आएगी जिसमें हमारा कंप्लीट सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो इस बैच से आप जुड़ने के इच्छुक हैं तो इस दिए गए नंबर 7895127508 से आपने संपर्क करना है। फीस इत्यादि आप देख सकते हैं। बैच 22 तारीख से स्टार्ट हो गए, 22 जून से स्टार्ट हुआ है और 31 जुलाई को समाप्त होगा। ये अंतिम डेमो क्लास है, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। इसी के साथ उत्तराखंड हाईकोर्ट कनिष्ठ सहायक स्टेनो के लिए नोट्स बैच भी हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको ये सभी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आप देख सकते हैं। कंप्लीट उत्तराखंड, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, कंप्यूटर और भारतीय राज्यव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इससे कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और हिंदी का वीडियोज़ रहेंगी। दोनों बैच अलग अलग हैं, एक नोट्स बैच है, एक वीडियो बैच है। यदि आप जुड़ने के इच्छुक हैं तो इस नंबर पे आपने संपर्क ज़रूर करना चाहिए। और बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप ये सिलेबस कंप्लीट देख सकते हैं। संपूर्ण उत्तराखंड जो हमारा सामान्य हिंदी का आयोग ने सिलेबस शेयर किया हुआ है, तो इसमें हमारा ये टॉपिक फ़िलहाल चल रहा है हिंदी भाषा का विकास क्रम में। आज तीसरी क्लास हम देखने वाले हैं। इसी क्रम में फिर देवनागरी लिपि, स्वर, व्यंजन, यानी पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा। दिए गए जो हमने आपको यहाँ पर कार्यक्रम दिया है कि किस दिन कौन सी क्लास होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। आपने वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, बहुत फ़ायदा आप लोग को हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा इन क्लास की जो प्रैक्टिस क्लास है फ्री में बिल्कुल आप लोग को यूट्यूब पर प्रोवाइड कराई जाए। वीडियो बैच तो पेड है जो जिसमें हम डिटेल में हम सब्जेक्ट को समझेंगे। प्रैक्टिस बैच में आप लोग को फ्री में यूट्यूब में करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अगला देखते हैं इसमें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। तो यहाँ पर अलग अलग जो हमारे कवि होते थे, भक्तिकालीन कवि कहें, उसके बाद के जो भी कवि कहें, उन्होंने कोशिश करी कि अपने जो भी संदेश हैं देश की जनता के लिए कोशिश करी जाए कि जन भाषा में दे जाए। और जन भाषा उस समय थी अत्यधिक लोगों द्वारा, मतलब मान के चले कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, यानी बहुसंख्यक वर्ग उस समय क्या बोलता था, हिंदी बोलता था, जिससे हमारे जितने भी कवि हैं उनके विचार उन तक आसानी से पहुंच सके। तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है 1900 से 1947 के बीच हिंदी ने राष्ट्रभाषा के रूप में काम किया था, यानी लोगों को जोड़ने का कार्य किया था। दक्षिण भारत के संत देखें, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, गुजरात के हमारे नरसिंह मेहता, असम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर और नामदेव, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु, इन सभी ने अपने धार्मिक प्रचार प्रसार किस भाषा में करे हैं? हिंदी में करे हैं। अब अंग्रेजों ने देखा, देखिए अगर हम जाने मध्यकाल के बाद देखें, जैसे दिल्ली सल्तनत आई थी, उसके बाद मुगल आए थे। सल्तनत और मुगल काल का जो संपूर्ण कार्य था वो फारसी में चला था। उसके बाद जब अंग्रेज आए थे तो उस समय सारा कार्यक्रम फारसी में चल रहा था। तो अंग्रेज आए तो सारा कार्यक्रम इंग्लिश में तो होने लगा, लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि लोगों को समझना है, लोगों के दिलों में जगह बनानी है या अपना कार्य निकलवाना। दिलों में तो क्या जगह बनाएंगे लोग, ये तो गुलाम समझते थे हमें। मतलब उन्होंने देखा कि अगर काम आगे बढ़ाना है तो हमें हिंदी सीखनी ही पड़ेगी। तो इसी वजह से अंग्रेजों ने सन 1800 में, जुलाई 1800 में वेलेजली के समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। इसी के अंतर्गत हिंदी विभाग भी खोला गया था ताकि जितने भी अधिकारी हैं, अंग्रेज अधिकारी हैं, उन सभी को हिंदी भी सिखाई जाए। अगला पॉइंट है जॉर्ज गैरसन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है या ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका कहा है। अगला पॉइंट है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने, इन्होंने क्या कहा था हिंदी के बारे में? इस देश की समग्र एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। ब्रह्म समाज कब का है? 1828 का है।
अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, पंजाब में हिंदी के विकास के लिए नवीन चंद्र राय जी ने काफी योगदान दिया। अगला पॉइंट देखते हैं, आर्य समाज 1875 जिसकी स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती जो कि खुद गुजराती भाषी थे। अब उन्होंने देखा कि लोगों का मर्म पहचानना है, लोगों को पहचानना है, लोगों तक अपनी बातें पहुंचानी है, तो हिंदी में अपने उपदेश देने ही होंगे। तो अपना उनका संपूर्ण धार्मिक साहित्य किस भाषा में मिलता है, हमें हिंदी में देखने को मिलता है। अब आधुनिक काल की बात करें, जैसे तिलक जी हो गए, कांग्रेस हो गए, महात्मा गांधी हो गए, सभी ने अपने अपने लेवल पर काम किया था। अभी नेहरू रिपोर्ट देखेंगे, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन को देखेंगे, बहुत सारे पॉइंट हम कवर करने वाले हैं, इससे चीजें और क्लियर होंगी। यानी हम धीरे धीरे देखेंगे, 20वीं शताब्दी और स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो धीरे 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 हिंदी अपना अच्छा रूप, निखरा हुआ रूप पकड़ लिया। तो 1917 में तिलक जी ने क्या कहा था, हिंदी ही भारत की राजभाषा हो सकती है। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में गांधी जी ने क्या कहा था कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है। इस सम्मेलन में 1918 में हुए सम्मेलन में क्या कोशिश की गई कि कुछ दक्षिण भारतीय उत्तर भारत में आएंगे, उत्तर भारतीय दक्षिण भारत में जाएंगे अपनी अपनी भाषा सीखने के लिए। तो वही चीज हमने लिखी है, हर वर्ष 6 दक्षिण भारतीय युवक हिंदी सीखने के लिए प्रयाग आएंगे, जबकि 6 उत्तर भारतीय युवक दक्षिण भारतीय भाषा सीखने के लिए दक्षिण भारत जाएंगे। और अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, दक्षिण में प्रथम हिंदी प्रचारक बने महात्मा गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। 1925 कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता हम सभी जानते ही हैं सरोजिनी नायडू जी ने की थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं सरोजिनी नायडू। तो कांग्रेस के कानपुर के 1925 के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस के सभी कार्य जो होंगे वो किस भाषा में होंगे, हिंदी में होंगे। 1927 में सी राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी, इन्होंने क्या कहा, हिंदी भारत की राजभाषा तो है ही और यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी हुई। जनतंत्र माने गणतंत्र, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक। तो सी राजगोपालाचारी ने क्या कहा है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही और यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। अब 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसके विरोध में मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट लाई गई थी। उस समय अगर बात करूं, साइमन कमीशन का विरोध हमारे सभी भारतीय नेता कर रहे थे। तो उस समय भारत सचिव था लॉर्ड बर्कनहेड, लॉर्ड तो क्या लगा, बर्कनहेड याद रखेंगे। तो उसने भारतीयों से कहा कि अगर आप में इतनी ही हिम्मत है, आप इतने सक्षम है, तो अपना संविधान बनाइए। तो उनके चैलेंज को लेते हुए हमारे मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट जारी की थी 1928 में। अब उस रिपोर्ट में हिंदी के बारे में भी कुछ बातें थी, उसी को देख लेते हैं। देवनागरी या फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी ही भारत की क्या होगी, राजभाषा होगी, ये कहा गया इसमें। 1936 में गांधी जी ने भी कुछ कहा था, उसके बारे में भी देख लेते हैं। अगर हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ना है तो राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, ऐसा गांधी जी का कहना था। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास, यानी हिंदी के लिए क्या क्या काम हुए हैं, ये सारे पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, मुगल शासक अकबर के समय से मैकाले, लॉर्ड को कट कर दें, मैकाले तक जो राजभाषा थी वो फारसी थी। मैकाले से आजादी तक जो राजभाषा बनी थी वो अंग्रेजी बनी थी। अब डेट काफी इंपॉर्टेंट आती है, 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और इसको मान्यता मिली है 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ। इसी वजह से, क्योंकि संवैधानिक रूप से संविधान सभा ने पहली बार राजभाषा के लिए प्रस्ताव रखा था 14 सितंबर 1949 को, इसी वजह से 14 सितंबर को प्रति वर्ष हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। जैसे 10 जनवरी को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगला पॉइंट देखते हैं, राजभाषा के लिए संविधान सभा में समीक्षा। जिस समय संविधान सभा बनी थी उस समय पे हिंदी भाषी जनता थी 46%। राजभाषा बनाने के लिए जो बहस हुई है वो 11 सितंबर से 14 सितंबर 1949 तक हुई है। अब इसी दौरान एक फॉर्मूला आता है मुंशी और अयंगर जी का फॉर्मूला, गोपाल स्वामी अयंगर और मुंशी जी। तो इन्होंने क्या कहा, हिंदी राजभाषा होगी और संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी ही बनी रहेगी राजभाषा। इसी के साथ साथ और क्या क्या कार्यक्रम किए गए, संविधान में आर्टिकल 120, आर्टिकल 210, भाग 17 जो कि राजभाषा से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 343 से 351 आते हैं और अनुसूची 8 जोड़ी गई। देखिए पिछले लेक्चर में मैंने अनुसूची 8 के बारे में ऑलरेडी बताया है। अनुसूची 8 में क्या था, अनुसूची 8 की बात अगर करें, भाषाओं की बात की गई, मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात की गई है। संविधान जब लागू हुआ था तो 14 राजभाषा मान्यता प्राप्त भाषाएं थी
वर्तमान समय में 22 हैं, और जो 8 एक्स्ट्रा राजभाषाएं जोड़ी गई हैं, यानी 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22 बनता है। ये 8 नई राजभाषाएं यानी मान्यता प्राप्त भाषाएं 3 संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। कौन कौन से संविधान संशोधन थे? 21, 71, 21 और 71 को जोड़ा तो 92। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इन्हीं के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम राजभाषा वाला पोर्शन देखेंगे, भाग 17। तो आर्टिकल 120 देखते हैं पहले। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो इसमें क्या कहा गया है? संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आर्टिकल 210 में क्या है? जैसे देश के लेवल पे संसद है, वैसे राज्य लेवल पे राज्य विधानमंडल होता है। संसद के 2 हिस्से हैं, लोकसभा राज्यसभा। वैसे विधानमंडल के 2 हिस्से हैं, विधानसभा विधान परिषद। तो उसमें क्या कहा गया आर्टिकल 210 में? तो राज्य विधानमंडल में जो प्रयुक्त भाषा होगी या तो राज्य की राजभाषा होगी, या हिंदी होगी, या अंग्रेजी होगी। जैसे हमारे उत्तराखंड का एग्जाम्पल लें, हमारी राजभाषाएं 2 हैं, संस्कृत है, हिंदी है। अब बढ़ते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है अनुसूची 8 की तरफ। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। संविधान जब लागू हुआ था तो इसमें 14 राजभाषाएं थी, यानी मान्यता प्राप्त राजभाषाएं नहीं, मान्यता प्राप्त भाषाएं थी, और वर्तमान में 22 हैं। 8 कब कब जोड़ी गई हैं? 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत, 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, और 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। अधिनियम, ये सभी अधिनियम है। सबसे पहले है 21, उसके बाद है 71, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 92 बनता है। तो सबसे पहले संशोधन के नाम, उसके बाद वर्ष याद रखने हैं। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत हमने सिंधी जोड़ी है। 71वें संविधान संशोधन के तहत हमने KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसको याद करने में दिक्कत होती है तो नमक करके याद रखेंगे, NAMAK। जो कैपिटल हमें दिख रहे हैं, कैपिटल अल्फाबेट जो भी हैं वही हमारी भाषा को दिखा रहे हैं। कैपिटल N का मतलब नेपाली, कैपिटल M का मतलब मणिपुरी, और K का मतलब कोंकणी। ऐसे याद करेंगे तो चीजें इजी रहेंगी। और अगला आता है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, जिसके तहत हमने जो 4 भाषाएं जोड़ी थी उसका कोड मैंने पिछले क्लास में आपको बताया, फिर से रिवाइज कर देते हैं। DBMS, कंप्यूटर में इसका पूरा नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर पूरा नाम D से डोगरी, B से बोडो, M से मैथिली और S से संथाली बनती है। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था। गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अब आते हैं भाग 17 राजभाषा की तरफ, जिसके अंतर्गत जो आर्टिकल दिए गए हैं 343 से 351 तक दिए गए हैं। इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल बताऊं तो 343 और 351 है, लेकिन हमने पढ़ने सारे ही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 343। संघ की राजभाषा के बारे में बात की गई है, जिसके तहत क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि राजभाषा हिंदी रहेगी, लिपि हमारी देवनागरी रहेगी, अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यानी जैसे हिंदी में 1 ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय रूप क्या होगा? 1, 2। जैसे हिंदी में 4 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में रोमन में ऐसे लिखेंगे, रोमन के अंतर्राष्ट्रीय रूप 4 ऐसे बनेगा। जैसे 5 हम ऐसे लिखते हैं, ये 5 हो गया, और इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रूप ऐसा है। और अगला पॉइंट क्या है इसमें याद रखेंगे, 343 के तहत संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 344 की तरफ, राजभाषा के संबंध में आयोग। अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम राजभाषा आयोग ही पढ़ने वाले हैं, तो इसी आर्टिकल के तहत राजभाषा आयोग बनेगा हमारा। जून 1955 में एक राजभाषा समिति भी बनेगी, 57 में, वो अभी इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वही है। अगला है 345। 345 में क्या क्या चीजें कही गई हैं? राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं की बात की गई है आर्टिकल 345 में। 43 में क्या था? राजभाषा के बारे में कहा गया था, यानी जो संघ की राजभाषा होगी। 44 में कहा गया है राजभाषा संबंधी आयोग। 45 में कहा गया है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अगला पॉइंट है 344 में क्या है? अब राज्य वाली राजभाषा को ही इन्होंने कुछ आगे बढ़ा दिया। इसमें कहा गया है अगर 2 राज्य हैं उनके बारे में, उनके बीच कोई कम्युनिकेशन होता है, कोई बातचीत अगर होती है तो पत्राचार होता है, या राज्यों और संघ के भारत सरकार के बीच कोई पत्राचार होता है, तो वहां पर कौन सी भाषा प्रयुक्त होगी? तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्राचार की भाषा क्या होगी, इसके बारे में कहा गया है। 347 में फिर से राज्य से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है माना कोई एक ये राज्य है, इतने पोर्शन में माना इंग्लिश बोली जाती है, खाली एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड बात की गई है। ये कहते हैं कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध, यानी कोई विशेष भाषा बोली जाती है जिसका संरक्षण करने की आवश्यकता है,
तो वो प्रोविजन किए जाएंगे, वो प्रावधान किए जाएंगे आर्टिकल 347 के तहत। तो 5 आर्टिकल एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। 43 में संघ की राजभाषा, 44वां आयोग, 45, 46, 47 तीनों राज्य से रिलेटेड हैं, इनको कनेक्ट करते हुए चलना काफी इजी रहेगा। सबसे पहले 45 में क्या है, राज्य की राजभाषा। 46 में क्या कह दिया उन्होंने, अगर दो राज्य आपस में बातचीत करते हैं, राज्य या भारत सरकार बात करते हैं, तो उनकी क्या राजभाषा रहेगी, मतलब कौन सी भाषा प्रयुक्त करेंगे। अब 47 भी राज्य से रिलेटेड कैसे है, इसमें कहते हैं किसी राज्य के विशेष अनुभाग में अगर कोई भाषा बोली जाती है तो उनके लिए विशेष उपबंध किया जाएगा। तो 43, 44, 45, 46 और 47 उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 48, 49, 50 और 51 की तरफ। आर्टिकल 348 में क्या कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान देंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में और संसद या राज्य विधानमंडल में विधेयक आते हैं, अधिनियम आते हैं, इनमें कौन सी भाषा प्रयुक्त होगी, इसके बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 348 में। 49 में क्या है, भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया यहां पर दी गई है, आर्टिकल 349 में। 350 में क्या है, शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा। 350 के ए में काफी इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण दिया जाएगा। 350 के बी में है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी ताकि उनकी जो विशेष बोली है, भाषा है, उसका संरक्षण किया जा सके, उसकी लिपि को बचाया जा सके, प्रसार किया जा सके उसका। अंतिम आर्टिकल आता है आर्टिकल 351, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए आर्टिकल 351। 343 से 351 तक भाग 17 राजभाषा की बात की गई है, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं संविधान लागू होने के बाद, यानी 1950 के बाद हमारे राजभाषा के रिलेटेड या हिंदी के बारे में क्या क्या काम हुए हैं। 1950 के बाद हिंदी की संवैधानिक प्रगति, तो सबसे पहले बनता है राजभाषा आयोग। देखिए आर्टिकल 343 देखा था, राजभाषा की बात की गई थी, और 344 में किसकी बात की गई थी, राजभाषा आयोग की, राजभाषा के बारे में बात की गई थी। आयोग कैसे बनाया जाएगा, तो आर्टिकल 344 याद रखेंगे, राजभाषा आयोग से रिलेटेड। तो सबसे पहला राजभाषा आयोग जो बना है, बाल गंगाधर खेर आयोग भी इसे कहते हैं। इसका गठन 7 जून 1955 को हुआ था, जिसका प्रतिवेदन माने रिपोर्ट, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 31 जुलाई 1956 को। अब इसमें इन्होंने सिफारिश क्या की थी, इन्होंने ये कहा कि माध्यमिक स्तर तक यानी कक्षा 8 तक की बात करें तो हिंदी अनिवार्य की जाए देश में, और न्याय पाने के लिए देश की एक राजभाषा हो, एक भाषा हो, और अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग संभव नहीं है, इन्होंने कहा था। इनकी सिफारिशें थी। अब इनकी रिपोर्ट से आयोग के ही कुछ सदस्य असहमत थे, जिसमें सुनीति कुमार चटर्जी थी बंगाल की, और पी सुब्बुरायन थे तमिलनाडु के। बंगाल में बंगाली बोली जाती है, अगर हिंदी को लाएंगे तो बंगाली पीछे छूट जाएगी, इस वजह से ये नाराज हो जाएंगे। और तमिलनाडु, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि भाषाएं यहाँ बोली जाएंगी ये दक्षिण भारत वाले रीजन में, तो इन लोगों के लिए हिंदी दिक्कत कर जाएगी। तो इस वजह से इन्होंने इसका विरोध किया था। तो इस वजह से आयोग के सदस्यों में असहमति होने के बाद ये आयोग, ये मान के चलिए, सफल नहीं हो पाया था। अब आता है संसदीय राजभाषा समिति, या इसके अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर इन्हें गोविंद बल्लभ पंत समिति भी कहते हैं। ये बनी है 1957 में, इसके 30 सदस्य थे, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। इनकी सिफारिशें बाद में लागू की गई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट, देखो ये समिति बनी है 1957 में, और इनकी रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई है वो हुई है 8 फरवरी 1959। डेट काफी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो ध्यान से सुनना है। तो इनकी सिफारिशें क्या क्या थी, हिंदी राजभाषा जल्द से जल्द बने। अब इन्होंने और क्या क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है 1965 तक, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आर्टिकल अभी 343 हमने पढ़ा था तो इसमें कहा गया था कि 15 वर्षों तक ठीक है भैया आप इंग्लिश में काम कीजिए, लेकिन उसके बाद लाना ही होगा हिंदी को। तो इसमें 65 तक इन्होंने क्या कहा था, प्रधान राजभाषा इंग्लिश को बनाया जाए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, और सहायक के रूप में हिंदी को लाया जाए। लेकिन 65 के बाद सहायक रहेगी अंग्रेजी और प्रधान बन जाएगी हिंदी, ये याद रखेंगे। यहां पर हमने लिखा भी है प्रधान राजभाषा हिंदी और सहायक बनेगी अंग्रेजी। ये चीजें यहां पर इनकी सिफारिशों के तौर पे कहा गया था। अब इस समिति की रिपोर्ट से भी कुछ लोग सहमत हो गए थे, जैसे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन असहमत थे इस समिति की रिपोर्ट से। सेठ गोविंद दास भी काफी असहमत थे, क्योंकि ये लोग अंग्रेजी को राजभाषा बनाने का काफी विरोध कर रहे थे, क्योंकि देश है तो किसी देसी भाषा को आगे बढ़ाया जाए, किसी विदेशी भाषा को आगे न बढ़ाया जाए, ये इनकी विचारधारा थी। आगे बढ़ते हैं, राजभाषा अधिनियम की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 वर्ष होने वाले थे। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि राजभाषा के रूप में अंग्रेजी काम करेगी 15 वर्षों तक, यानी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तो 15 वर्ष बनते हैं 1965 में। तो राजभाषा अधिनियम इसी वजह से 1963 में ही आ गया था, मतलब 15 वर्ष पूरे होने से पहले लागू, लेकिन 15 वर्ष बाद ही हुआ था।
राजभाषा अधिनियम, राजभाषा यहाँ पर विधेयक कह सकते हैं इसको, अधिनियम नहीं कहेंगे, अधिनियम ये बना है 65 में। तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं। संविधान के अनुसार स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि 15 वर्षों तक भैया आपने इंग्लिश में काम करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद हिंदी आनी ही चाहिए। तो संविधान के अनुसार 1965 में सारा काम हिंदी में होना था। इसका विरोध बंगाल और तमिलनाडु में काफी पुरजोर तरीके से हुआ था। हिंदी के समर्थन में जनसंघ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने काफी जुलूस निकाले थे। राजभाषा विधेयक 1963 की जो बात हो रही है, तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पेश किया था। इस अधिनियम में जब यह अधिनियम बन गया था 26 जून 1965 को, तो इसमें 9 धाराएं थी। अब 26 जून 1965 को क्या कहा गया, हिंदी संघ की राजभाषा रहेगी, लेकिन सभी सरकारी कार्यों में हिंदी व अंग्रेजी का प्रयोग हो सकता है। क्योंकि दक्षिण भारतीय अगर राज्य कहें तो वो इंग्लिश में भी कंफर्टेबल थे, कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें अंग्रेजी राज की वजह से। अब आता है राजभाषा संशोधन अधिनियम, इसको भी ध्यान रखेंगे। राजभाषा विधेयक 63 का है, अधिनियम 65 का है, संशोधन 67 का है, पहला संशोधन 1967। अब ये संशोधन आया था इंदिरा गांधी के समय पे, राजभाषा विधेयक आया था जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे, संशोधन हुआ 67 में। अब इसमें क्या कहा गया, अब बात वही अंग्रेजी को हटाने के लिए है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा इजी करूं, इसमें सीधे इन्होंने कह दिया कि ऐसे सभी राज्य विधानमंडलों से जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है, जैसे मिजोरम, इनसे संकल्प पारित कराना होगा। या दक्षिण भारतीय राज्य देख सकते हैं हम, जैसे तेलंगाना देख लें, उर्दू है और उनकी अपनी लैंग्वेज है, हिंदी नहीं है वहां। तो ऐसे सभी राज्य विधानमंडलों से जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है, वहां से प्रस्ताव पारित कराना होगा। यानी वे अपने विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद में संकल्प पारित करेंगे कि भैया अब हमें इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद संसद के दोनों सदन इस चीज को पास करेंगे कि इंग्लिश को खत्म करो, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। क्योंकि मिजोरम का एक प्योर एग्जाम्पल है, तो वहां से मान के चलिए 70-80% से ज्यादा लोग इंग्लिश भाषी हैं, तो वे कैसे कहेंगे कि इंग्लिश को हटाइए। तो ऐसे सभी राज्य विधानमंडलों से जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है से संकल्प पारित कराना होगा, तथा संसद के दोनों सदनों से संकल्प पारित कराना होगा। विधेयक आएगा, विधेयक पास कराना होगा, राष्ट्रपति के साइन होंगे, उसके बाद ही अंग्रेजी हट सकेगी। मतलब सीधी बात अगर कहें तो ये ऐसा संशोधन कर दिया इन्होंने कि आदिकाल तक इंग्लिश यहां बने रहेगी, अंत तक बने रहेगी, मतलब इंग्लिश समाप्ति नहीं होगी, ऐसा है, ऐसी व्यवस्था की गई। लेकिन अब देश के लोगों को खुद ही इस पर विचार करना होगा, किसी न किसी एक भाषा को उन्होंने अपनाना ही होगा, जो जिससे वे देश के हर कोने से, हर व्यक्ति से जुड़ सकें, जुड़ाव महसूस कर सकें। जैसे साउथ सिनेमा हम देखते हैं, साउथ इंडस्ट्री, साउथ की कोई भी फिल्म आते हैं उत्तर भारत में उनको काफी पसंद किया जाता है। अगर वही तमिल में आ जाए, कन्नड़ में आ जाए, तेलुगु में आ जाए, कोई नहीं देखेगा। वे फिल्में देखिए, बॉलीवुड का बॉयकॉट कर रहे हैं सभी, ठीक है, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं भाई, बॉयकॉट बनता है। तो तमिल, जैसे रजनीकांत जी की मूवी माना तमिल भाषा में आ गई, कोई नहीं देखेगा, तमिल थोड़ी आती है हमें, देखेंगे तो हम उसे हिंदी में ही देखेंगे। तो दक्षिण भारतीय राज्यों को भी, दक्षिण भारतीय लोगों को भी ये समझना पड़ेगा, या उत्तर पूर्व के जितने राज्यों ने समझना पड़ेगा कि हिंदी वाकई जोड़ सकती है हमें, क्योंकि उनका सिनेमा पे आगे पहुंचना है। क्योंकि अब हिंदी भाषी राज्यों की बात अगर करें तो 9 राज्य ऐसे हमारे जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है। लगभग ये मान के चलिए लगभग 40 से 50% के आसपास तो लोग प्योरली हिंदी बोलते हैं। लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो हिंदी को समझ लेते हैं। अब बताया 100 में से 70% की अगर बात करूं, मतलब इसको थोपा ना जाए, लोग अपने लेवल से काम करें, हम उनकी भाषा सीखें, वे हमारी भाषा सीखें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इंग्लिश को ग्लोबल भाषा कहते हैं, वैसे ग्लोबल भाषा है नहीं, वो 20-25 देशों में बोली जाती है, लेकिन कम्युनिकेशन का वे बन चुका है। तो अपने देश पे मेरे हिसाब से ऐसे प्रयास होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राजभाषा के विकास हेतु कुछ संस्थाएं बनी हैं। प्रमुख संस्थान व स्थापना वर्ष उनके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति, ये हमारी नई दिल्ली में है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन कुछ संस्थाएं हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, ये अंतिम टॉपिक है। साहित्य अकादमी जो हमारा बना है ये नई दिल्ली में है, 1954 में बना है। नेशनल बुक ट्रस्ट ये नई दिल्ली में है, 1957 का। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली में 1960 का। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आएगी, दोनों साल पूछे गए सवाल हैं, ये 1961 का है। अब गृह मंत्रालय के अधीन भी कुछ संस्थाएं हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971 का। उसके बाद आता है राजभाषा विभाग 1975 का, 1975 का। विधि और कानून मंत्रालय के अधीन एक संस्था है राजभाषा विधायी आयोग 1975 का, 1975 का। अंतिम कुछ संस्थाएं देख लेते हैं। प्रकाशन विभाग है 1944 का। फिल्म विभाग है 1948 का। पत्र सूचना कार्यालय है 1956 का। आकाशवाणी है 1957 का। दूरदर्शन है 1976 का। इसी के साथ आज के लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्लास बढ़िया से देखनी है। अपने जो भी मित्र भाई बंधु आपके हैं उनको
इन क्लास के बारे में ज़रूर बताना है।